हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 12 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट उसके डिटेल्स भी। इसका पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। लोनार झील का पानी का रंग जो है वो गुलाबी हो गया है, तो किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र में कहाँ है ये, किस जिले में? तो बुल्ढाना जिले में। ओके, अब मुंबई से इसकी दूरी 500 किलोमीटर है। खारे पानी की झील है। तो इस झील के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद इसके कलर के बारे में जानेंगे कि क्या हो रहा है आगे और कैसे इसकी इंक्वायरी हो रही है, जांच पड़ताल चल रही है। ओके, तो सबसे पहले कहाँ पर है लोनार झील, मैप में देख लेते हैं। ओके, सैटेलाइट इमेज से। तो मेरे बगल में आप देख रहे हो वर्ल्ड मैप और यहाँ सामने इंडिया है। इंडिया में चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। तो महाराष्ट्र में आप बुल्ढाना जिले में चलते हैं, वहाँ पर ये रहा झील जो आपको दिख रहा है। ओके, ये झील है और इसी का कलर जो है पहले आसमानी हुआ करता था, अब वो कलर इसका गुलाबी हो गया है। और इस झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड के टकराने की वजह से इस झील का निर्माण हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि उल्का पिंड का जो वजन है वो 10 लाख टन था, जिसकी वजह से इतना बड़ा गड्ढा बना। कितनी बड़ी ये झील है? तो इसका जो रेडियस है, व्यास है, वो 1.85 किलोमीटर है। ओके, लगभग 2 किलोमीटर। ठीक है, गहराई 500 फीट नीचे तक है। पानी खारा है और पानी के 1 मीटर नीचे ऑक्सीजन बिल्कुल कम है, न के बराबर है। माना जाता है कि ऑक्सीजन है ही नहीं 1 मीटर नीचे। और लोनार झील जो है दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा और रिसर्च का एक सब्जेक्ट रहा है। ये जो लेक है, झील है, उसकी अधिसूचना जो है वो नोटिफिकेशन राष्ट्रीय भौगोलिक धरोहर स्मारक के रूप में है। तो ये भी हो सकता है पूछे जाए कि महाराष्ट्र में कौन सा है जो राष्ट्रीय भौगोलिक धरोहर स्मारक है? तो बुल्ढाना जिले में है ये झील। ओके, अच्छा, एक मैं पुरानी बात बताऊं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, पिछले साल की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक आईआईटी बॉम्बे ने 2019 में एक रिसर्च किया था और उसमें ये पाया कि लोनार झील में जो मौजूद मिनरल्स है वो चांद की चट्टान में जो मौजूद है मिनरल्स, खनिज, उसके समान है। मतलब वैसा ही यहाँ पर पाया गया, एक अलग बात है। तब मुद्दे पे आते हैं कि रंग क्यों बदला है। देखिए, सामान्य तौर पर इसका रंग जो है आसमानी होता है। तो डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि जब आप इस मुद्दे को समझ जाएंगे तो आपके लिए फिर याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सामान्य तौर पर इसका जो कलर होता है वो आसमानी होता है, मतलब हल्का नीला। लेकिन मानसून के दौरान जो है इसका रंग थोड़ा बदलता है। लेकिन इस महीने यानी जून में ही के शुरुआत में ही इसका कलर जो है गहरा गुलाबी या कुछ हद तक कहें लाल जैसा हो गया। ओके, और पानी की जो रंग बदला है इसकी वजह से जो प्रकृतिविद हैं और वैज्ञानिक हैं वो भी हैरान हैं। और इसकी वजह से इसके जांच का काम नीरी को दिया गया है। नीरी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, एनवायरमेंट से रिलेटेड केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा संस्थान है। तो ये अब जांच करेगा कि क्यों इसका कलर ये होगा। एक ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि एल्गी की वजह से इसका कलर बदला है, क्योंकि पानी कम हुआ है, वाष्पीकृत हो गया है। ये महाराष्ट्र में है और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 संक्रमण के मामले में भारत जो है वो 11 जून को दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया, यानी कल? इसका आंसर होगा 4th पोजीशन। ओके, 4थे स्थान पर हम लोग। भारत में मामले बढ़ते जा रहे हैं लगातार और 11 जून को यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन को भी पीछे छोड़कर आगे जो है वो 4th पोजीशन पर पहुंच गया है। भारत में कोरोना केस 3 लाख के करीब पहुंचने वाला है। हम जल्द ही उसके भी पार हो जाएंगे, ऐसी आशंका है। केस के मामले में पहले स्थान पर इस वक्त यूएसए है, अमेरिका, 20 लाख केस है वहाँ पर। दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है जहाँ 8 लाख केस हैं। तीसरे पे रूस है जहाँ 5 लाख हैं केस। और चौथे पे इंडिया जहाँ लगभग 3 लाख पहुँचने वाले हैं। हालांकि ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उसका ये कहना है कि भारत को छोड़कर जो टॉप 5 देश हैं उसकी अगर टोटल आबादी भी देख लें तो उसकी भारत से कम है। इसलिए प्रति लाख आबादी में हम टॉप 10 देश में भी नहीं आते हैं। जिस तरीके से वहाँ पर आबादी के अनुपात में जितने केस है उतना तो इंडिया में नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि प्रति लाख आबादी में अमेरिका,
ब्रिटेन या दूसरे देश जो टेस्ट कर रहे हैं जितनी संख्या में, उतना इंडिया नहीं कर पा रहा है। इंडिया में बहुत कम टेस्ट हो रहे हैं, फिर भी इतने मामले आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर एक्चुअल टेस्ट होगा, एक्चुअल लोगों की मौत के आंकड़े सामने आएंगे, हो सकता है कि इंडिया काफ़ी आगे बढ़ जाए। अगला कुछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने किस आयोग की टीम में शामिल अमेरिकी सांसदों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया? अमेरिका सीनेटर्स को वीज़ा देने से इनकार कर दिया इंडिया ने। कौन सा वो आयोग था? इसका आंसर होगा USCIRF। फुल फॉर्म क्या है इसका? यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ओके, हिंदी में कहते हैं इसे अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। ये जो टीम है वो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का आकलन करने के लिए आना चाहती थी कुछ महीने पहले, लेकिन भारत सरकार ने ये साफ कर दिया कि भारतीयों के संविधान जो है उसमें जो प्रावधान है उसके तहत किसी विदेशी संस्था को बोलने का हक नहीं है इंडिया के बारे में। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने 11 जून को यानी कल ही एक रिपोर्ट जारी की है अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की यानी USCIRF की। उसके द्वारा एक तैयार रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019, तो उसको जारी किया है और इसमें आलोचना की गई है इंडिया की। भारत में CAA और धारा 370 हटाए जाने की आलोचना की गई है। कहा गया है कि इसका विरोध करने पर अल्पसंख्यकों को और यहाँ के नागरिकों के अधिकार का हनन हुआ है। मेरे बगल में आप रिपोर्ट देख रहे हो, उसमें यह भी कहा गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति है उसको लेकर अमेरिका चिंतित है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत ही इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। मेरे बगल में आप देख रहे हो, और खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल कहा गया है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है और इसको हम नहीं मानते। ओके, तो इसी रिपोर्ट को बनाने के लिए जो अमेरिकी सांसदों की टीम है, वहाँ के सीनेटर्स की टीम है, वो इंडिया आना चाहती थी कुछ महीने पहले, तो भारत ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है विदेश मंत्री S जयशंकर के एक लेटर से मिला है। उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को एक लेटर लिखा था, तो उसी में इसके बारे में पता चला कि वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मसला है और इंडिया को लेकर जो कंट्रोवर्सी अमेरिका की ओर से की जा रही है अब, ओके, न तो वो दुश्मन है न दोस्त है। ओके, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि अमेरिका जो है हमारा एकदम फ्रेंड है, बिल्कुल दोस्त है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, तो न तो वो दोस्त है न वो दुश्मन है। मानना चाहिए कि वो अपने लिए वो हमेशा काम करता है, अपने हित में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई है, रैंकिंग है, उसका नाम है NIRF 2020 रैंकिंग। फुल फॉर्म है इसका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020। तो इस रैंकिंग में यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जारी हुई है और इसको मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 जून को जारी किया है, यानी कल ही। ओके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड मैंने कई सारे क्वेश्चन बनाए हैं इस रैंकिंग से रिलेटेड, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा IISc बैंगलोर। ओके, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने इसको जारी किया है। तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलोर में। ओके, सेकंड पे है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, सेकंड पोजीशन पे है। थर्ड पोजीशन में है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। फोर्थ पे है अमृता विश्वविद्यापीठम। ओके, पांचवें पे है जादवपुर यूनिवर्सिटी। फिर छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें आप मेरे बगल में देख रहे हो। ओके, डिटेल इसका हमने PDF में भी डाल दिया, वहाँ से भी आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। NIRF 2020 रैंकिंग में कॉलेज कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? पहला नंबर कौन सा कॉलेज है? आंसर होगा मिरांडा हाउस। ओके, सेकंड पे कौन है वो देख लेते हैं। तो लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली। थर्ड पे है हिंदू कॉलेज दिल्ली। फोर्थ पे है सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। फिफ्थ पे है प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। ओके, और 6, 7, 8, 9, 10 इन सब के बारे में आप मेरे बगल में देख रहे हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। NIRF 2020 रैंकिंग में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आंसर होगा IIM अहमदाबाद। ओके, पहले नंबर पर है IIM अहमदाबाद, सेकंड पे है IIM बेंगलोर, थर्ड पे है IIM कलकत्ता, फोर्थ पे है IIM लखनऊ, फिफ्थ पे है IIT खड़गपुर, वहाँ भी मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, और फिफ्थ पोजीशन पे है। उसके बाद जो कैटेगरी है आप मेरे बगल में देख रहे हो। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। NIRF 2020 रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है?
आंसर होगा आईआईटी मद्रास। ओके, तो ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजों की जो रैंकिंग है उसमें पहले स्थान पर है आईआईटी मद्रास, सेकंड पे है आईआईटी दिल्ली, थर्ड पे है आईआईटी बॉम्बे, फोर्थ पे आईआईटी कानपुर, फिफ्थ पे है आईआईटी खड़गपुर। ओके, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब मेरे बगल में आप देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। NIRF 2020 रैंकिंग में मेडिकल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है मेडिकल कैटेगरी में। आंसर होगा इसका एम्स दिल्ली। ओके, पहले स्थान पर है एम्स दिल्ली, सेकंड पे है PGIMR चंडीगढ़, थर्ड पे है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ये वेल्लोर, फोर्थ पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस निमहैंस बेंगलोर, फिफ्थ पे है SGPGI लखनऊ। ओके, सिक्स्थ पे है BHU। तो आप देख रहे हो बाकी की जो रैंकिंग है वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी है इसी से रैंकिंग से रिलेटेड है। NIRF 2020 रैंकिंग में लॉ कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? लॉ कॉलेज में इसका आंसर होगा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। ओके, ये पहले स्थान पर है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, सेकंड पे है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, थर्ड पे है नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ये हैदराबाद में है, फोर्थ पोजीशन पे है आईआईटी खड़गपुर, फिफ्थ पे है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। ओके, और बाकी आप देख रहे हो 6, 7, 8, 9, 10। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है NIRF 2020 रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? मतलब जितने भी कैटेगरी हैं उन सबको अगर मिला लें तो उनमें नंबर 1 कौन सा संस्थान है? इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। ओके, पहले स्थान पर आईआईटी मद्रास है, सेकंड पे IISc बेंगलुरु, थर्ड पे आईआईटी दिल्ली, फोर्थ पे है आईआईटी बॉम्बे, फिफ्थ पे है आईआईटी खड़गपुर। ओके, एट्थ पर है JNU आप देख रहे हो। तो ये सब है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे अलग रैंकिंग से अलग। भारत ने कोविड-19 मलेरिया और गठिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली किस दवा के निर्यात से पूरी तरह से प्रतिबंध हटा दिया है? आंसर होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ओके, देखिए केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जो हैं DV सदानंद गौड़ा, तो उन्होंने ही ट्वीट करके ये कहा है, मेरे बगल में ट्वीट देख रहे हो आप, कि API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, ओके, और जो फार्मूलेशन है दवा है इसके निर्यात से जो प्रतिबंध था उसको हटा लिया गया है। मतलब इंडिया अब इंडियन कंपनी जो है वो खूब निर्यात कर सकेगी। ओके, अच्छा, केंद्र सरकार ने इस दवा के कॉमर्शियल निर्यात पर, एक्सपोर्ट पर 25 मार्च को ही रोक लगा दी थी। हालांकि मानवीय आधार पर कई देशों में इसकी खेप भेजी गई थी, जैसे अमेरिका, ब्राज़ील, इसके अलावा कई और देशों में, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी की ओर से नहीं भेजी गई थी बल्कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील किया गया था, गवर्नमेंट को भेजा गया था। ओके, तो कई देशों में इस दवा का इस्तेमाल जो है कोविड-19 के मरीजों के इलाज में हो रहा है, उनको बचाने में हो रहा है। और भारत में अगर आंकड़ा देखें, पिछले साल अप्रैल से जनवरी, मतलब अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 तक 1.22 अरब डॉलर का हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का निर्यात किया था। ओके, और आपको पता ही है कि इस दवा को लेकर WHO में काफ़ी विवाद हुआ था। फर्जी एक रिपोर्ट छपवाई गई थी लैंसेट में, और उसके बाद फिर जब मीडिया ने इसको उजागर किया, बहुत सारी मीडिया ने और डॉक्टर्स ने कि गलत बात है, तब जाके WHO ने इसके ट्रायल पर जो बैन थी उसको हटा दी है। तो ऐसे में क्या हुआ है कि पूरी दुनिया से अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की डिमांड हुई है और इंडिया सबसे बड़ा इसका निर्यातक है। तो यहाँ से अब बहुत तेज़ी से इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बाल श्रम विरोध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 जून। ओके, इस दिवस की शुरुआत जो है 2002 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO, तो उसी ने की थी। और इस साल की थीम क्या है 2020 की इस दिवस की थीम? तो प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर मोर देन एवर, ये थीम है। ओके, दरअसल UN रिपोर्ट के अनुसार, जो मेरे बगल में देख रहे हो, तो यूनाइटेड नेशंस ने अपनी जो रिपोर्ट वेबसाइट पर जारी की है उसके हवाले से मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में करीब 152 मिलियन यानी 15 करोड़ 20 लाख बच्चे जो हैं वो बाल श्रम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। और इनमें से 72 मिलियन यानी 7 करोड़ 20 लाख बच्चे जो हैं दुनिया भर में, वो बेहद खतरनाक काम है, उससे सेहत खराब होती है, मौत हो सकती है। और भारत में अगर बात करें कितने मजदूर हैं, बाल मजदूर हैं, तो 10 मिलियन 1 करोड़ से अधिक बाल मजदूर अभी भी हैं। तो ये हालत है, यूनाइटेड नेशंस की ये रिपोर्ट है। और कोरोना की वजह से इस वक्त बच्चों में
जो है बहुत दिक्कत हो रही है, उनको बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 के चलते दुनिया के कितने करोड़ लोगों के गरीबी के गर्त में जाने की आशंका जताई है? मतलब गरीबी से भी खराब हालत में, मतलब स्थिति में जाने की आशंका जताई है। आंसर होगा 4.9 करोड़ लोगों के। ओके, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस, तो उन्होंने ही 9 जून को ये जानकारी दी है, ये अनाउंसमेंट किया है। और उन्होंने ये कहा है कि कोविड-19 के संकट के चलते इतने करोड़ लोग जो हैं वो अत्यंत गरीबी के शिकार हो जाएंगे। ये बात पूरी दुनिया की हो रही है, इंडिया सहित पूरी दुनिया में। और चेतावनी ये भी दी गई है कि अगर तत्काल जो आर्थिक स्थिति की जो अच्छे कदम नहीं उठाए गए तो भीषण जो है खाद्यान्न की दिक्कत हो सकती है। दुनिया भर में 7.8 अरब आबादी है और उसके भोजन के लिए पर्याप्त खाना है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाना है, लेकिन फिर भी अभी जो है वो 82 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है भूखे रहते हैं। तो ये एक बड़ी बात है दुनिया भर में। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा G7 के विस्तार के आमंत्रण को किस देश ने यह कहकर नकार दिया कि चीन के बिना ये मंच अधूरा है? मतलब बिना चीन के वो देश नहीं जाएगा G7 में। आंसर होगा रूस। ओके, रूस ने एक तरह से चाइना के साथ दोस्ती निभाया है और दिखा रहा है दोस्ती। दरअसल कुछ दिन पहले ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो 4 देशों को शामिल करने का कहा था। कौन कौन से देश हैं? भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। तो इन सबको G7 में शामिल करके G11 करने की बात कही थी और सबको आमंत्रण भेजा था। लेकिन रूस ने ये कहा है इंडिया टुडे से, वहाँ के जो एक राजनयिक हैं कॉन्स्टेंटिन कोसाचेव, तो उन्होंने कहा इंडिया टुडे से कि ट्रंप के पास G7 का दायरा बढ़ाने का अधिकार नहीं है। मेजबान के तौर पर वो किस देश को आमंत्रित करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है कि वो इसका दायरा बढ़ा दें। और उनका कहना है कि ट्रंप जो है वो अन्य देशों को बुला सकते हैं, लेकिन चीन को न बुलाना ये जो है ये खटक रहा है, उन्हें रूस को खटक रहा है। और उसने कहा है कि चीन के बिना कोई भी मंच जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच वो अब संभव नहीं है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और कैसा लगा जरूर बताना। आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं उसको मैं खूब पढ़ता हूँ और उसके मुताबिक बदलाव भी करता रहता हूँ। टाइम को लेकर इशू है वो देखते हैं। और इसका PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, वरना लिंक गायब हो जाएगा। या आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी और भी PDF है 2020 के, 2019 के, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो वो भी आप देख सकते हो।